अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग इस उम्मीद के साथ तो सब आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है पीएसटी जीएसटी की तैयारी के लिए बाकायदा उर्दू की क्लासेस का आगाज़ हो चुका है और इसके लिए सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा अपना और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि पीएसटी जीएसटी के अंदर ज़्यादातर कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से सवाल आते हैं कि जो कि हमारे लिए सूटमंद साबित होते हैं, फायदेमंद साबित होते हैं। साल के तौर पे सबसे पहले मैं आपके सामने में अपना इंट्रोडक्शन दूँ। मेरा नाम हसीब अहमद है और मैं इससे पहले भी कई कॉलेज वगैरह में पढ़ा चुका हूँ, IPS आर्मी पब्लिक स्कूल कॉलेज फाउंडेशन वगैरह, एंड देन करंटली स्टिल नाउ सुपीरियर साइंस कॉलेज। तो आज मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो MA2 है, तकरीबन 2016 के अंदर मैंने क्लियर किया है। तो आज हम पढ़ेंगे खास तौर पर इंट्रोडक्शन के हवाले से बताऊंगा कि उर्दू के हवाले से इंट्रोडक्शन दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपके निसाब में शामिल होती हैं कि जो कि पीएसटी और जीएसटी के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं। देखें, सबसे पहले तो उर्दू के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें आपकी ग्रामर बड़ी अहमियत की हामिल होती है। ग्रामर जो है ख़ास तौर पर उर्दू की जो ग्रामर है, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनमें से काफ़ी सवाल आते हैं, क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो सिंधी लिटरेचर की हो, चाहे वो उर्दू लिटरेचर की हो, चाहे वो अंग्रेजी लिटरेचर की हो, जो इसके अंदर 1 to 7 या 1 to 8 क्लासेस तक जो भी कोर्स है उर्दू का, उसमें से ग्रामर में से बेसिक सवाल आते हैं। तो ग्रामर जो है थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन अगर हम लोग इसको जो है थोड़ा सा दिमाग का यूज करके इसको पढ़ेंगे तो इतनी कोई मुश्किल साबित नहीं होगी। अच्छा, उसमें ग्रामर में भी बहुत सारी इकसाम होती हैं। मिसाल के तौर पे हर्फ है, कलमा है, इस्म है, फेल है, इसी तरीके से इसमें ज़मीर है, और इसमें नकरा है, इसमें मारफा है, फेल मुतादी है, फेल लाजिम है, ठीक है, और इसी तरीके से सिफ्त है। अच्छा, इसी तरीके से मौसूफ है। ये तमाम जो है चीज़ें ग्रामर के जुमले में आती है। अब और मजीद क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपके पास इसके अंदर उर्दू की जो बेसिक चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर कि जैसे कि उर्दू की तारीख या उर्दू लिटरेचर के हवाले से उर्दू की बुनियादी चीज़ें, उर्दू के जो बुनियाद है वो तकरीबन कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो नज़्म और नसर जो है, उनके जो असनाफ हैं उसके हवाले से सवाल आ सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं कि जो कि उर्दू लिटरेचर से ताल्लुक़ रखती हों। मिसाल के तौर पे अगर नसर की बात की जाए तो सिंपल सा एक अगर सवाल आता है आपके सामने कि नसर किसे कहते हैं, ठीक है, या नज़्म किसे कहते हैं, या गज़ल किसे कहते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके सामने आ सकते हैं। लाजमी सी बात है, नसर के अंदर भी कोई एक छोटी मोटी कोई चीज़ नहीं है, इसकी भी बहुत सारी असनाफ है। तो उन इतनी सारी असनाफ में से कुछ भी सवालात आ सकते हैं। अब नज़्म के अंदर अगर बात की जाए तो नज़्म के अंदर पहले आप देखें, आपके पास सबसे अव्वल जो असनाफ होती है वो कौन सी सिंफ होती है, वो होती है हम। इसके बाद आपके पास इसका दूसरा नंबर आता है, वो आता है ना, ठीक है। ये तमाम असनाफ नज़्म के ज़ुमरे में आती हैं। अच्छा, इसी तरीके से फिर तीसरे नंबर पे आपके पास है मनकबत, फिर आपके पास जो है रुबाई, मसनवी, ठीक है। ये तमाम जो है वो बेसिक चीज़ें, ठीक है, जो कि आपके उर्दू लिटरेचर में शामिल हैं, या में पॉसिबल जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि इनमें से पूछा जा सकता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें लाजमी सी बात है
कि 1 to 8 या उसके अलावा भी उर्दू लिटरेचर के हवाले से अगर कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है तो उनमें ये तमाम चीज़ें, ये तमाम असनाफ भी शामिल है जिसके हवाले से सवाल किया जा सकता है। अच्छा, अब नसर में अगर देखें तो नसर में भी आपके पास एक दो बुनियादें होती हैं नसर की, दो शाखें होती हैं नसर की। कैसे? एक कहानी पर मुबनी होती है, दूसरी हकीकत पर मुबनी होती है। कहानी की जो असनाफ है वो कौन कौन सी हैं जो कि हकीकत पर मुबनी नहीं होती, बनावटी एक कहानी होती, तो उसमें कौन कौन सी हैं? जैसे आपके पास दास्तान है, नावल है, अफसाना है, सफरनामा है। अब इसी तरीके से आपके पास हकीकत पसंदी के अंदर अगर देखा जाए तो समान उम्री है, जिसे हालत जिंदगी हम कहते हैं, खतूत हैं जो कि एक खत की जमा है। ठीक है, लाजमी सी बात है, खत के अंदर तो कोई बनावटी कहानी नहीं होती ना। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास जो है ये समझ लें कि जैसे अगर हम उसे खाका, स्केच इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं, खाका का मतलब ये है कि किसी शख्सियत के खदोखाल बयान करना, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई बयान करना, ये तमाम बेसिक चीजें। ठीक है, ये जो है तमाम बेसिक चीजें हैं कि जो कि हमारे पास आ सकती हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से उर्दू लिटरेचर की तारीख के हवाले से बात की जा सकती है कि इसका आगाज कहाँ से होता है। उर्दू जबान किस जबान से मिलके बनी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो है खास तौर पर जो है उर्दू किस जबान का लफ्ज है। ठीक है। अच्छा, उर्दू के मायने क्या है। ठीक है, या वो जिस जबान का लफ्ज है वो किस लुगत का अल्फाज है, लुगत कहते हैं डिक्शनरी को। ठीक है। अच्छा, ये तमाम चीजें अब तक जो मैं बताता हुआ आ रहा हूँ, ये तमाम चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, ये जितने भी उर्दू के लेक्चर होंगे ये तमाम बेसिक चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। अच्छा, अब एक और चंद चीजें जो है वो आपके सामने मैं बताता हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको वाहिद जमा बनाने में बड़ी मुश्किलात होती है उर्दू के हवाले से, तो वाहिद जमा है, अल्फाज मुतरादिफ है। ठीक है। अच्छा, अल्फाज जिद है। ये वो तमाम बेसिक चीजें हैं कि जो कि आपके कोर्स में शामिल हैं। ठीक है ना। अब अगर हम उर्दू की और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो कि हम अपने कोर्स में उसको शामिल करेंगे वक्तन फवक्तन, लेकिन पहले जो है स्टेप बाय स्टेप मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि मैंने क्या क्या बताया था। मैं बता रहा हूँ एक दफ़ा फिर रिपीट, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि हम ग्रामर से आगाज करेंगे, बेसिक चीज़ों से। जैसे आपके पास हर्फ किसे कहते हैं, कलमा किसे कहते हैं, जुमला किसे कहते हैं, इसके अलावा इस्म किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं। अच्छा, इसमें नकरा किसे कहते हैं, इसमें मारफा किसे कहते हैं। अच्छा, फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ेल लाजिम किसे कहते हैं, फ़ेल मुतादी किसे कहते हैं, ज़मीर किसे कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो है आपके पास जो है वो सिफ्त किसे कहते हैं, मौसूफ किसे कहते हैं। ठीक है, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास जो है वो अल्फाज जिद, जो एक अल्फाज लिखते हैं उसकी जिद होती है। मिसाल के तौर पे दिन है, उसकी जिद क्या होगी, रात। ठीक है, तो ये वो तमाम चीजें कि जो कि आपके कोर्स में या आपके टेस्ट में ये तमाम चीजें आ सकती हैं। क्योंकि देखें आईबी खास तौर पे जो पीएसटी और जीएसटी के जो टेस्ट लेते हैं खास तौर पे, उसके अंदर उनका ग्रामर के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस होता है।
तो मेरी ये कोशिश है कि जो कि आपके 1 to 8 तक जो किताब है उर्दू की, उसमें से और ख़ास तौर पर जो ग्रामर है वो चीज़ें आपको कवर कराई जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको ग्रामर के अंदर बड़ी मुश्किलात दरपेश आती। तो खास तौर पे अगर ग्रामर अगर आप लोगों की अच्छी हो गई, जो जो चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई जाएंगी उनको बआसानी समझ लेंगे, तो आपके लिए कोई मुश्किलात पेश नहीं है। तो ग्रामर के हवाले से इस वजह से हम ज्यादा फोकस दे रहे हैं कि ग्रामर जो है वो एक बेसिक चीज है, बुनियाद है उर्दू के हवाले से अगर देखी जाए। तो ग्रामर देखें, इंग्लिश की भी है, सिंधी की भी, लेकिन होता क्या है कि उर्दू तो बआसानी पढ़ ली जाती है, सिंधी बआसानी पढ़ ली जाती है, इंग्लिश बआसानी पढ़ ली जाती है, लेकिन जब उसकी ग्रामर की बात आती है तो उसमें इंसान बड़े फंस जाता है, क्योंकि ग्रामर एक वो किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से ले लें तो वो एक वाहिद ऐसी चीज है कि जिसमें इंसान जो है वो तभी महारत हासिल कर सकता है कि जब उसको जो है अपने रूटीन में शामिल करे या उस प्रैक्टिस बार बार करे और सीखे खास तौर पर। तो ग्रामर के सवाल आ सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कि असनाफ की बात की जाए, उर्दू के हवाले से बात की जा सकती है कि उर्दू के मायने क्या है, उर्दू लफ्ज किससे मिलके बना है, या उर्दू की हिस्ट्री उठा के देखें कि उर्दू की बुनियाद किन जबानों से मिलके बनी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो है नसर किसे कहते हैं, नसर की तमाम असनाफ अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने रिपीट की, उसमें आपके पास जो है वो मजमून होता है, इंशाइया होता है। इंशाइया भी एक मजमून की शक्ल है, वो क्या है वो मैं आपको बता दूंगा कि लाजमी सी बात है ये तमाम चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, वजाहत भी करूँगा इसकी कि आखिर जो है ये क्या है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास नावल है, दास्तान है, अफसाना है, और इसी के साथ आपके पास खत है, खतूत जिसे हम कहते हैं, खत की जमा है। और इसी तरीके से आपके पास जो है ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे सफरनामा, ठीक है, सवाने उम्री। सवाने उम्री मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सवाने उम्री हालत जिंदगी, सवाने हयात, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो है आपके पास खाका है। खाका किसे कहते हैं ये भी अगर इसके मायने बताते हैं, खाका स्केच को कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें स्केच बनाना, इसका मतलब ये है कि किसी के कदो ख्याल बयान कर। कदो ख्याल से मुराद क्या है कि अगर आप किसी शख्स का खाका लिख रहे हैं, सिंपल से बेसिक चीज है, तो उस खाका लिखने के लिए आपके पास लाजमी सी बात है जिस शख्सियत के बारे में आप लिखेंगे उस शख्सियत से आपकी वाकियत हो। वाकियत से मुराद आपने उस शख्स को बज़ाहिर खुद अपनी आंखों से उसे देखा हो और उसकी तमाम आदत और अतवार से आप वाकिफ हो, ठीक है। और उन तमाम आदत अतवार से वाकिफ होने के साथ साथ जो चीजें, जो अच्छाइयाँ, जो बुराइयां आप उनकी लिख रहे हैं वो तमाम खुद आपने नोट की हो, वही तहरीर है। ऐसा नहीं है हरगिज कि किसी तीसरे शख्स से आपने सुना और आपने जो है उनका खाका या स्केच लिखना शुरू कर दिया, हरगिज, ठीक है। तो खास तौर पे खाका वही लिख सकता है किसी शख्सियत के हवाले से कि जो कि किसी शख्सियत के बारे में जानता हो, उसकी शख्सियत से वाकिफ हो और उसके बारे में जो है वो जो भी अच्छाइयाँ या उसकी बुराइयां लिखेगा तो वो तमाम उसने खुद अपनी आंखों से देखी। अच्छा, इसमें भी दो बातों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। वो कौन सी दो बातें? नंबर एक कि आप
अगर किसी की खामियां लिखना है तो ऐसा नहीं कि आप उसकी इतनी खामियां भर दें कि वो हिजब कहलाने लगे। हिजब किसे कहते हैं? हिजब जो है कहते हैं किसी की बुराई बयान करना शायरी। ठीक है। अच्छा, अगर आपने किसी की ज्यादा तारीफ कर दी कि मुसलसल आप ये समझ लें कि आपने उस फाके के अंदर सिर्फ आपने उसकी तारीफ ही बयान की, तो वो फिर जो है ना वो क्या कहलाएगी? वो कसीदे की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। हालांकि कसीदा और हिजब जो है ये शायरी के असनाफ है, लेकिन ज्यादा बुराई जो बयान करना वो आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, आपकी वजाहत के लिए, आपको बआसानी समझाने के लिए मैं इन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मतलब अगर आपने किसी की बुराई बयान की, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो हिजब बयान कर रहे हैं, हिजब के अंदर बुराई बयान की। अगर आपने किसी की अच्छाई बयान करी कि अच्छाई पे अच्छाई उसकी बयान कर और उसमें उसकी बुराई शामिल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा? फिर आप उसका ये समझ लें कसीदा पढ़। अगर एक आम रूटीन के अंदर, एक आम जबान के अंदर आप लोगों ने कभी सुना हो कि बस बस ठीक है, आप किसी का ज्यादा कसीदा, इतने कसीदे ना पढ़ो उसके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप उसकी इतनी तारीफ ना करो। ठीक है। तो इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि नॉर्मली मतलब कि ना ज्यादा उसकी खामियां हो ना ज्यादा अच्छाइयां, नॉर्मल एतदाल के साथ जो चीजें उसने देखी हो वही बयान। लाजमी सी बात है, अगर किसी के बारे में वो खाका लिखेगा तो वो उस शख्सियत से मुतासिर होगा जिसके बारे में वो लिखना चाहता है। ठीक है। अच्छा, तो ये तमाम चीजें जब हम आगे चलते जाएंगे तो और भी मजीद मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको पीपीटी के ऊपर, और भी मजीद बहुत सारी चीजें जो है आसानी आपको समझ में आ जाएंगे। तो टेंशन नहीं है, कोई कोई भी मुश्किलात की बात नहीं है, बआसानी तमाम चीजें आप समझ जाएंगे। और इसी के अलावा जो है खास तौर पे अब नज़्म के अंदर आए, तो नज़्म के अंदर मैं रिपीट करता हुआ जा रहा हूँ। तो नसर का मैंने बता दिया, नज़्म के अंदर सबसे पहले आपके पास शामिल होता है हम, उसके बाद आपके पास आता है नात, उसके बाद आपके पास आता है हमद, और नात के बाद मनकबत, गजल, कसीदा, रुबाई, मसनवी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हिजर, और इसी तरीके से जो है आपके पास जो है वो कताब। तो ये तमाम चीजें जो है वो नज़्म के असनाफ में शामिल होती हैं। तो खास तौर पे जो अब तक मैंने बताया है, और इससे पहले जितने भी टेस्ट खास तौर पे, चाहे वो आईबीए के हों, चाहे वो किसी और जो है वो टेस्टिंग सर्विस हो, उसके हवाले से जो खास तौर पे जो अब तक जो चीजें हम जजमेंट करते हुए आए, तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जो कि उन तमाम टेस्टों के लिए, खास तौर पर जीएसटी पीएचडी के लिए जो है वो फायदेमंद साबित होंगी। अगर आप लोगों ने जो अब तक मैंने बताया है, खास तौर पे जब आगे हम इसको पढ़ेंगे, इसको बआसानी समझेंगे, और कोशिश ये कीजिएगा कि एक भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। तो ग्रामर जो है बड़ी अहमियत के हामिल है, तो उसमें बआसानी आप समझ सकेंगे। ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा आप लोग। और कोई अगर ऐसा कोई सवाल या कोई ऐसी बात जो लिटरेचर के हवाले से हो, चाहे वो ग्रामर के हवाले से हो या वो जीएसटी पीएचडी के हवाले से हो, तो पूछना चाहते हैं तो सवाल करें। और दूसरी बात यह है कि आपके पास मिसाल के तौर पर मैंने एक बात बताऊं आपको कि 1 to 8 जो उर्दू की जो किताब है, अच्छा होता क्या है कि मिसाल के तौर पे आपके पास 5 क्लास की किताब है, 6 क्लास की किताब है, 7 क्लास की किताब है। ये जो है ना उर्दू बेसिक चीजें, ये भी बहुत अहमियत के हामिल है आपके पास।
बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो कि हम ग्रामर की मद में, ग्रामर की शक्ल में जो हम आपको पढ़ा दें, तो वही तमाम चीजें आपकी इसमें भी। समझ रहे हैं आप बात को? मिसाल के तौर पे एक लफ्ज मैंने लिखा दिन। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसकी जिद लिखें। भाई दिन की जो जिद होगी वो क्या होगी? रात। एक लफ्ज मैंने लिखा कि आप इस लफ्ज की जिद लिखें। मैंने मिसाल के तौर पे लिखा सुबह। असल तलफ्फुज जो है वो सुबह है, ठीक है। हम वैसे नॉर्मली इसको जो है सुबह पढ़ते हैं, ठीक है, मॉर्निंग को सुबह पढ़ते हैं, लेकिन असल जो वर्ड है, असल जो तलफ्फुज है वो सुबह है। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक लफ्ज लिखा सुबह। अब मैं कहता हूं कि भाई आप इसकी जिद बताओ। शाम। अब मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे कि भाई आप एक अल्फाज लिख रहा हूं, इसके आप जो है मुज़क्कर बनाए या मुअन्नस बनाए, या एक अल्फाज लिख रहा हूं उसका जो है जमा बनाए, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है आपको वो शामिल होंगी, और जो जो चीजें हम पढ़ाते जाएंगे वही तमाम चीजें आपको उस बुक में भी शामिल होंगी, सिंटैक्स बुक में, ठीक है। तो इंशाल्लाह अज़ीज कल से हम बाकायदा क्लास का अपनी आगाज करेंगे, और इसके अंदर कल जो है पहले हम खास तौर पे जो है वो ग्रामर के हवाले से हर्फ के बारे में बताएंगे, कलमे के बारे में बताएंगे, जुमले के बारे में बताएंगे आपको। तो इंशाल्लाह अज़ीज आज तो थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास थी, ये बताना था आपको खास तौर पे कि आपके टेस्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जो कि हम कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हम पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए फायदेमंद साबित होंगे, कि जिसको पढ़ के हम बासानी उर्दू सेक्शन का जो पेपर होगा, जो सवाल होंगे उससे हम जो है बासानी क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। खास तौर पर इस बात का ख्याल रखिएगा कि उर्दू सेशन का जो है खास तौर पर हम जो अगर अच्छी तरीके से इसको डेली बेसिस पे एक भी क्लास मिस ना करें और इसको हम पढ़ते जाएं तो बासानी क्लियर कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको उर्दू में बड़ी मुश्किलात पेश आती है खास तौर पर, ठीक है ना, तो जो है उनकी सॉल्व कर देंगे, ठीक है, ठीक है जी। देखें, एक बात बताऊं शबाना, आपका जो सवाल है कि 1 to 8 तक जो बुक है, मैंने बिल्कुल यही कहा है कि 1 to 8 तक जो मैं बेसिक चीजें आपको, आपका शबाना आपका एक सवाल आया, ठीक है। तो 1 to 8 तक किताब में जो भी चीजें शामिल है वो सब चीजें आएंगी, लेकिन मे भी पॉसिबल उर्दू के हवाले से आ जाए, एक सवाल आए कि भाई उर्दू लफ्ज के मायने क्या है, ठीक है, ये बेसिक सवाल है, ठीक है, कि उर्दू लफ्ज के मायने क्या है, ठीक है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिसको इस लफ्ज के मायने नहीं पता कि आखिर इसके जो लुग़वी मायने हैं, जो डिक्शनरी के अंदर जो मायने हैं वो आखिर हैं क्या, वो पता ही नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अच्छा जी, रोशना बहरम, स्टार्टिंग के अंदर जो है हमको ग्रामर ही करवाएंगे, आगाज भी हम ग्रामर से करेंगे, ठीक है। तो शबाना, खास तौर पे जो आपका सवाल है उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ कि जो उर्दू लैंग्वेज के हवाले से 1 to 8 मेन फोकस हमारा ये है, जस्ट सरसरी सा इनिशियल आगाज, जो एक ऊपर से जो है ना, हम एक थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऐसे शामिल करेंगे कि जिसमें शक शुबात है कि कुछ भी ऐसे सवाल मिलते जुलते आ सकते हैं। जी, कोई और अगर सवाल आपके हैं तो? बाकी रोशना बहरम, जो आपका सवाल था बिल्कुल हम ग्रामर से स्टार्ट करेंगे।
ग्रामर जो हमारा जो तकरीबन 29 से 30 क्लासेस जो भी होंगी उसमें सबसे ज्यादा जो क्लासेस होंगी ग्रामर के ऊपर होंगी। कोई ऐसी बात या कोई सवाल ऐसा जो कि आपको समझ में ना आया हो पूछें, या कोई मजीद इसके हवाले से उर्दू के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं। कोई सवाल नहीं है आप लोगों का? तो कल से जो है इंशाल्लाह अजीज हम बाकायदा क्लास का आगाज करेंगे और इसका इस तरीके से करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई भी एक टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के बाद अगर उसमें कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं आपको वहीं पर उसी टाइम आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। बाकी शबाना जो आपका सवाल है, आपको कोई मजीद कुछ पूछना हो या रोशना मैडम आपको कोई मजीद सवाल हो? याद रखिएगा कि बच्चा जब एक छोटा सीखने के मराहिल में होता है तो उसको टुकड़ों में चीजें समझाई जाती हैं, ठीक है, और उसको अल्फाज को तोड़ के जोड़ के समझाया जाता है, ठीक है। तो वो ग्रामर के जुमरे में जब वो चीजें आती हैं तो मेन जो चीज है आपका हदफ होगा वो ग्रामर, ठीक है। तो वो ग्रामर जो है वो खास तौर पर हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती ज्यादातर, जिसमें मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वाहिद जमा, मैं बहुत सारी आपको वाहिद जमा बताऊंगा कि कौन से अल्फाज इसकी वाहिद क्या है, इसकी जमा क्या है। अच्छा, एक अब इसी तरीके से आपके पास जो है ना बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो जमा और जमा भी है। एक तो वाहिद है, फिर उसकी जमा हो गई, फिर उसकी भी जमा हो गई, ऐसे भी अल्फाज हैं, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास जो है वो अल्फाज जिद है, वो तमाम अल्फाज, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो कि मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, जो कि आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगे। और इसी तरीके से आपको खास तौर पे जो है वो सिंपल सी नज्म के हवाले से रतीफ किसे कहते हैं, काफिया किसे कहते हैं, मतला किसे कहते हैं, मत्ता किसे कहते हैं, तो ये जो तमाम चीजें हैं ये तमाम बेसिक चीजें हैं। तो ये तमाम चीजें भी आपको जो है मैं इंशाल्लाह मैसेज में बताऊंगा। तो कोई खास तौर पे मजमून ऐसे जिसे हम कहते हैं मजमून वगैरह, जो तमाम चीजें ये भी मैं आपको बता दूंगा कि मजमून किसे कहते हैं, खुलासा किसे कहते हैं। तो ये तमाम चीजें जो एक 1 to 8 तक बच्चों को पढ़ाई जाती है, वो तमाम चीजें मैं आपको इंशाल्लाह पीपीटी के ऊपर समझा दूंगा। तो घबराने की बात नहीं है, उर्दू इतनी मुश्किल नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसकी ग्रामर को देख के जो है ना वो थोड़े से घबरा जाते हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, इंशाल्लाह हम इस चीज को कवर करेंगे और बासानी इसको समझेंगे। कोई सवाल अगर आप लोगों का है तो? कुछ भी अगर आपका कोई सवाल है तो पूछें काइंडली। उर्दू के हवाले से अगर कोई सवाल आपके हैं तो वो पूछे लेना, या किसी के जहन में कोई सवाल ऐसा पैदा हो रहा हो कि जो उसके जहन में हो कि सर ये चीज आ सकती है, कि ये चीज आ सकती है उर्दू के हवाले से, तो मुझसे पूछे, मैं उसको बता दूंगा।